दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में खबरों में रही कांवर अथवा कांवर झील किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिहार। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील जलस्तर में उल्लेखनीय कमी का अनुभव कर रही है। कांवर या कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। एक अवशिष्ट ऑक्सबो झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक के घुमावदार होने के कारण बनी है। इस झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे वर्ष 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया, जिससे यह रामसर कन्वेंशन में शामिल होने वाली बिहार की पहली आर्द्रभूमि बन गई। इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी बिहार। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे देश में रियल एस्टेट सेक्टर के नियमन और प्रचार के लिए लाया गया था। कथन 2 है, यह आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र पर लागू होता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीरा के आदेशों को सुरक्षित रखने वाले घर खरीदारों के साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी के तहत अन्य वित्तीय ऋणदाताओं से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, रेरा का पूरा नाम रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 है। ये देश में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और प्रचार के लिए वर्ष 2016 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, इसलिए कथन एक सही है। ये उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है जहां भूमि क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक है या अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक है। यह आवासीय और वाणिज्यिक अचल संपत्ति दोनों पर लागू होता है, चाहे वह निजी या सार्वजनिक निकाय द्वारा किया गया हो। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में सारस क्रेन की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वल्नरेबल। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने धनौरी वेटलैंड्स के रामसर साइट टैग की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। धनौरी वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश में दनकौर के पास धनौरी गांव में स्थित एक बर्ड वॉचिंग साइट है। एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है जो 150 से अधिक सारस क्रेन सहित 217 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मेजबानी करती है और एक महत्वपूर्ण पक्षी और घोंसले के शिकार स्थल के रूप में काम करती है। ये सारस क्रेन आबादी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और इसे आयुसीन स्थिति वल्नरेबल है, इसलिए विकल्प सही है। इसी के साथ ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, वल्नरेबल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। कथन 2 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग करने वाली एक याचिका में अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं। इन्हीं रिट में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत करना या शरीर को प्रस्तुत करना। इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो या कैद किया गया हो। इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है।
अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला प्रोटिस्ट नामक जीव को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है जीवाणु, कवक, पौधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। हाल ही में एक प्रोटिस्ट के डीएनए विश्लेषण में एक सूक्ष्म जीव के आनुवंशिक कोड में आश्चर्यजनक विचलन का पता चला है। आपको बता दें कि प्रोटिस्ट जीवों का एक विविध संग्रह है जो पशु, पौधे, कवक या बैक्टीरिया समूहों में वर्गीकृत नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रोटिस्ट पौधों, जानवरों और कवक के बीच सामान्य पैतृक कड़ी है, जिससे ये तीन समूह विकास की प्रक्रिया में विकसित हुए। अधिकांश प्रोटिस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वह अंग है जो कोशिकाओं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। लगभग सभी प्रोटिस्ट किसी न किसी प्रकार के जलीय वातावरण में मौजूद हैं, जिनमें मीठा जल और समुद्री वातावरण, नम मिट्टी और यहाँ तक कि बर्फ भी शामिल है। अपवाद स्वरूप कुछ प्रोटिस्ट हैं जो अनॉक्सी स्थितियों या ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में रहते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1889 में हुई और कथन 2 है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ यानी आईपीयू के अध्यक्ष के साथ बातचीत की। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1889 में पेरिस में हुई थी, इसलिए कथन एक सही है। इसकी स्थापना प्रतिनिधि लोकतंत्र और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसमें वर्तमान में 179 सदस्य और 13 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। इसने 1921 में अपना मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए तिलापिया पर्वोवायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी एसएसडीएनए वायरस है। कथन 2 है यह पहली बार 2019 में चीन में रिपोर्ट किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के तालाबों में तिलापिया मछली को प्रभावित करने वाले तिलापिया पर्वोवायरस यानी TIPV की घटना सामने आई है। आपको बता दें, तिलापिया पर्वोवायरस एक छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी SSDNA वायरस है, इसलिए कथन एक सही है। ये पहली बार 2019 में चीन में, उसके बाद 2021 में थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। जबकि भारत TIPV की घटना की रिपोर्ट करने वाला तीसरा देश है। बताते चलें कि तिलापिया अफ्रीका की मूल निवासी मीठे पानी की मछली प्रजाति है, इसलिए का विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली सेतु बंधन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेतु बंधन योजना के तहत कई पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बता दें कि सेतु बंधन योजना केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राज्यों की सड़कों पर रेल ओवर ब्रिज यानी ROBS, रेल अंडर ब्रिज यानी RUBS और अन्य पुलों के निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाना है। इसे अंतर्राज्य कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पेश किया गया है, खासकर सीमा पर स्थित ग्रामीण इलाकों में जहां सड़कों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस सी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका असर लीवर पर पड़ता है। कथन 2 है यह किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन या पेय साझा करने से फैल सकता है। और कथन 3 है इसका एक लक्षण त्वचा या आंखों का पीला पड़ना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें। हाल ही में मिश्र वैश्विक स्वास्थ्य निकाय मानदंडों के अनुसार हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की राह पर गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया। आपको बता दें, हेपेटाइटिस सी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है, इसलिए कथन एक सही है।
यह अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों तरह की बीमारी का कारण बन सकता है और जीवन के लिए खतरा हो सकता है। ये संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन या पेय साझा करने से नहीं फैलता, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके लक्षणों में बुखार, थकान, भूख न लगना, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, गहरे रंग का मूत्र और त्वचा और आंखों का पीला होना यानी पीलिया शामिल हो सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण क्षेत्राधिकार दिया गया है। और कथन 2 है, इसे केवल आपराधिक मामलों के लिए ही दायर किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति याचिकाओं यानी एसएलपी में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव होता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल के अपवाद को छोड़कर द्वारा पारित या किए गए किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकती है। कोई भी पीड़ित पक्ष न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के फैसले या आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है। किसी भी नागरिक या आपराधिक मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पक्षी अमूर फाल्कन की आयुषीय स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी वल्नरेबल, ऑप्शन सी क्रिटिकल एंडेंजर्ड या फिर ऑप्शन डी थ्रेटेंड। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।